हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं और उन सभी के पास में राजनीतिक विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोल में पढ़ते हैं, एनसी वेब में पढ़ते हैं और उन सभी के जो एग्ज़ाम की डेट शीट है वो आ चुकी है, चाहे वो रेगुलर कॉलेज में भी पढ़ते हैं। बस शर्त यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी की क्वेरी ये थी कि सर हमारी डेट शीट आ चुकी है, क्लासेस चल रही है, सिलेबस आ गया, लेकिन पढ़ना क्या है हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और इसके अंदर आप सभी का जो पूरा सोल का स्टडी मटेरियल जो आपको मिलने वाला है। और क्योंकि अभी तक तो ये ज़्यादातर टीचरों के पास भी नहीं पहुंचा, तो पहली बात तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। और ये जो बुक है आप सभी की मेजर पेपर की, आप सभी को पता है मेजर पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान जिन स्टूडेंट्स के पास में है फोर्थ सेमेस्टर में, मेजर पेपर में आपने लिया है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं उसके अंदर आप इसको चेक करेंगे। आपकी बुक का जो नेम है भारत में सार्वजनिक संस्थान यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। अगर हम बात करें भारत में कौन कौन से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी के बारे में आप सभी को पढ़ना है। सार्वजनिक संस्थान यानी ऐसी संस्थाएं जो भारत के अंदर मुख्य रूप से कार्य करती है और वो सभी के लिए है। ये आप सभी का रीडिंग नोट्स है, आप लोगों के लिए मैं जल्दी इसको अपने टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करा दूंगा। जो बच्चे अभी इसको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए वो हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें। सारे के सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक है वो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप सभी के लिए जो है सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप अपने पहले सिलेबस को अच्छे से समझें। ये सिलेबस है और इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप सभी का जो है वो 22 पेजों का है, जिसमें आपको सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन, हमें क्या है सार्वजनिक संस्थान, हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या होता है सार्वजनिक संस्थानों का कार्य, सार्वजनिक संस्थान बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी होगी। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज भी आप लोगों को क्या बताया गया है। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपका दूसरा यूनिट है, इसके अंदर आप लोगों का पेज नंबर 23 से लेकर 40 तक होने वाला है, जिसमें आप सभी को नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग हिंदी में इसे बोलते हैं और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नीति आयोग का मतलब आपका कमीशन हो जाएगा। तो नीति आयोग क्या है, कैसे बना, आप सभी को पता है। नीति आयोग जो है वो कैसे बना, तो सबसे पहली बात तो योजना आयोग था। नीति आयोग जैसी कोई चीज नहीं थी, ये आयोग लिखा गया है। पहले आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। आयोग, पहली बात तो योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना आप देखोगे मार्च 1950 में की गई थी और इसके अंदर जो इसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपने क्लास 12th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ना था, मैं बता देता हूँ कि 1950 में ये बना था। और योजना आयोग का मुख्य कार्य ये था कि हमारे जो पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे अगर कोई भी योजना बनाई जाती है तो सबसे पहले वो हमारे योजना आयोग से पास होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, हमारे पीएम होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वर्ष 2015 में, आप कह सकते हो 2015 में, जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब योजना आयोग के जितने भी कार्य थे वो सारे के सारे नीति आयोग कर रहा है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, नीति आयोग कैसे बना, पहले हम ये पढ़ेंगे और नीति आयोग के बनाने के क्या उद्देश्य हैं, वर्तमान समय में इसकी क्या भूमिका है, ये सारी की सारी चीजें हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में जरूरी पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड यूनिट है, इस थर्ड यूनिट के अंदर आपको चुनाव कराना और भारत में चुनाव आयोग यानी भारत में जो आपका इलेक्शन कमीशन है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर जो थे सुकुमार सेन थे। तो भारत में चुनाव आयोग क्यों बनाया गया है, चुनाव आयोग का क्या कार्य है, आप ये पढ़ेंगे। चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव करवाता है,
वेरियस इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है भारत के अंदर, जैसे मेथड कौन कौन से इलेक्शन के, जैसे एक तो आपने शायद पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन आपने 11th क्लास में ज़रूर पढ़ा है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली। देश में ज़्यादातर इलेक्शन जो हमारे देश में है, अपने भारत देश में, तो वो उसी आधार पर होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। लेकिन इसके अलावा एक होता है जिसे हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर एकल संक्रमणीय प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों आपके पेपर में 100%, एक तो पक्का क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा ही आएगा। तो शॉर्ट नोट भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। जब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। चौथी जो यूनिट है आप सभी के लिए, मैं इसका पेज नंबर आप सभी को बताना भूल गया, ये 41 से आप देखोगे तो 58 पेज का है और लगभग 7 यूनिट है। टोटल पेजेस की मैं बात करूं तो लगभग 150 पेजेस हैं आपके, लगभग आप एक आइडिया अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। तो अच्छी खासी हेल्दी बुक आएगी आपके पास में, और इनके बारे में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको करके जाना होगा। तो भाई नागरिकों की सुरक्षा में पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस कहते किसे हैं, पुलिस भारत में कैसे बनी, हम इसको भी देखेंगे। और वर्तमान समय में पुलिस जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है देश की आंतरिक कानून व्यवस्था को लागू करने में, देश में संविधान को लागू करने में, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में हमें NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आप सभी को पता है इसे अधिनियम जो है 1993 भी कहते हैं। इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे, NHRC कैसे बना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे आता है। ये पहले टॉपिक जो था आप सभी का बेसिकली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का था, ये ह्यूमन राइट्स में आपको सेकंड ईयर में पढ़ना होता था, लेकिन सेकंड ईयर में ही आप पॉलिटिकल साइंस में इसको पढ़ रहे हो, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसके अंदर NHRC के बारे में पढ़ोगे, NHRC के क्या क्या कार्य हैं आप ये भी पढ़ोगे, और NHRC वर्तमान समय में भारत में क्या रोल प्ले कर रही है, इस चीज़ को लेकर भी क्वेश्चन बनता है। कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि भारत में इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के होने के बाद भी हम देख रहे हैं कई प्रकार के मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है या मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला आप सभी को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो है, इसके बारे में बात करना है कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार से बना, साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक किस तरीके से बाकी सभी बैंकों की मॉनिटरिंग कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। पेजेस अगर आप देखोगे तो NHRC के थोड़े से कम पेज थे और इसके लगभग सही ठीक ठाक पेज है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला आप सभी के लिए यहाँ पर लेखा का जो परीक्षक है इसके बारे में पढ़ना है, और इसके बारे में भी डिटेल से आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में 7वां जो यूनिट है, ये 2 पार्ट्स में आप लोग देख सकते हो इसके अंदर। एक तो आपका पारदर्शिता और जवाबदेही, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, साथ ही साथ पारदर्शिता, जवाबदेही, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आपका CVC, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इनका जो लास्ट का जो यूनिट है, इसका आंसर आपको अगर पूरे एंटायर यूट्यूब पे बात कहूँ तो मैं बहुत कम मिलने वाला है, और जितना भी आप लोगों के लिए कंटेंट होगा अलग अलग सब्जेक्ट का आपके पास में हो सकता है, एजुकेशन का सब्जेक्ट हो तो एजुकेशन के बारे में भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। बाकी आपके चैप्टर्स कैसे कैसे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की बुक देखने को मिलने वाली है। इस बुक के अंदर आप देखोगे जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, सार्वजनिक संस्थानों का हमें अध्ययन करना है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के क्या उद्देश्य है आप सभी के लिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप। इसके बाद में सार्वजनिक संस्थाओं का भाई इनका अध्ययन करना है, इनमें पढ़ने की क्यों जरूरत है इनके बारे में। अच्छा, सार्वजनिक संस्थाओं को लेकर अलग अलग कौन कौन से दृष्टिकोण है, उपागम कौन कौन से, और भारत में सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे। जैसे सार्वजनिक संस्थाओं का क्या इतिहास रहा है, भारत में कौन कौन सी प्रमुख सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जैसे हमने कुछ संस्थाओं के बारे में बात भी करी, और देश के नीति निर्धारण में और देश के विकास के अंदर इन सार्वजनिक संस्थाओं का क्या रोल है। आजकल जो भारत में सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इससे जुड़े हुए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। अगली यूनिट है आपका सेकंड यूनिट है। इसके अंदर देखो बताया गया आप सभी को नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग को पढ़ाने के आप लोगों के लिए सरकार के द्वारा या सिलेबस के अंदर क्यों डाला गया है, क्या इसका उद्देश्य है, ये पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नीति आयोग की। जैसे मैंने बताया पहले योजना आयोग था, योजना आयोग के बाद में 1 जनवरी
2015 से इसका नाम नीति आयोग रखा गया। भाई योजना, आखिर योजना आयोग कौन सी योजना बनाती है या फिर क्यों योजना बना रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो नीति आयोग जो है ना, NITI नीति, इसका पूरा नाम यहाँ पर पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। N से नेशनल, I से आप सभी का आपका इंस्टीट्यूट, और फिर फॉर आपका T से क्या है ट्रांसफॉर्मिंग, I से क्या है इंडिया, NITI नीति। और नीति आयोग यही है। इसकी संरचना क्या है, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, इनकी नीति आयोग के जो 2 प्रमुख हब कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नीति आयोग क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग और जो योजना आयोग है, जो पहले हुआ करता था योजना आयोग, इसमें बेसिकली हमने क्या डिफरेंस किया है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और नीति आयोग का प्रमुख योजना है, यानी नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सी भारत के अंदर आज योजनाएं बनाई गई है। और नीति आयोग बेसिकली आप सभी को सहकारी संघवाद, आप सबको पता है संघवाद का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराता हूँ। संघवाद बेसिकली होता क्या है, तो 2 स्तर पे शासन होता है। एक अधिकतर 2 से ज्यादा स्तर पे भी हो सकता है। एक आपका केंद्रीय स्तर होता है, एक आपका राज्य स्तर। अधिकतर 2 स्तर देखे जाते हैं, वैसे भारत में इसका 3 स्तर संघवाद का देखा जाता है, जिसे हम स्थानीय स्तर भी बोलते हैं। स्थानीय स्तर, जब आप मास्टर्स करोगे तो स्थानीय स्तर के बारे में ज्यादा बताया गया है ना, तो आप ग्रेजुएशन में केवल पहले और दूसरे इन दोनों के बारे में ही ज्यादातर पढ़ते हो। तो नई नीति आयोग क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही है, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले आप उसको देखेंगे। तीसरी चीज, चुनाव करना। भारत में चुनाव आयोग जो है, तो चुनाव आयोग कैसे बना, चुनाव आयोग की संरचना क्या है, कितने सदस्य इसमें काम करते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, कितना कार्यकाल होता है इसके जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके, और साथ ही साथ में इसमें क्या क्या कार्य होते हैं इसके, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, पहचान पत्र पंजीकरण करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, विभिन्न पार्टियों को चुनाव के चिन्ह देना, या फिर जो भी चुनाव हुआ है उसका निष्पक्ष रूप से रिजल्ट बताना, आचार संहिता वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ चुनाव कराने के लिए एक उपयुक्त माहौल प्रदान करना, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आप सभी के लिए है चौथा यूनिट जो है, जिसके अंदर हमको पुलिस के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर पुलिस क्या है, पुलिस की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो पुलिस की उत्पत्ति जो प्राचीन पुलिस व्यवस्था कैसी थी, जब राजा महाराजाओं के टाइम पे थी। औपनिवेशिक काल में यानी अंग्रेजों के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आप सभी को पता है अंग्रेजों के काल में। और साथ ही साथ में प्राचीन काल का पुलिस संगठन और हमें आधुनिक काल का जो पुलिस संगठन है, इस पे बेसिकली डिफरेंस करना है। और कुछ कुछ शासक, जैसे गुप्त काल में पुलिस व्यवस्था कैसी थी, ब्रिटिश काल में कैसी रही, स्वतंत्रता के पूर्व क्या था, स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या बदलाव हुए, तो ये सारी की सारी पुलिस व्यवस्था के बारे में हमको इसके अंदर पढ़ना है। आजकल की पुलिस व्यवस्था में हमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार, रोष, जनता के मन में पुलिस वालों के प्रति विश्वास नहीं है, इन सब चीजों को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर यूनिट है NHRC के बारे में, तो मानव अधिकार आयोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो मानव अधिकार सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या क्या प्रावधान है, मानव अधिकार आयोग के प्रकार कितने हैं, और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक, आप सभी को पता है कि भाई नया बदलाव किया गया है सन 2019 में NHRC में। और मैंने शुरू में ही बताया था, जो 1993 में मानव अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था, तो इसके अंदर पहले क्या था और अब क्या बदलाव हुआ है, इनकी तुलना करेंगे। क्या क्या कार्य हैं इसके, क्या क्या सफलताएं, क्या क्या कमियां हैं, और वर्तमान समय में इसका क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या क्या कार्य है, इसकी संरचना क्या है, हमारे लिए रिजर्व बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को, और इसके सारे के सारे कार्य हैं, तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आजकल जो है RBI की क्या मौद्रिक नीति चल रही है, और क्या क्या कार्य करने का इसका तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में आपका इकाई नंबर यूनिट नंबर 7 है, जिसमें हम पारदर्शिता और जवाबदेही इनके बारे में बात करेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक नया सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्या कार्य है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, संवैधानिक स्थिति क्या है, इनकी आलोचना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को देखना है। और इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको CVC के बारे में पढ़ना है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ना है। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ ये जनता के बीच में जागरूकता कैसे प्रदान कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रही, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर को सेव करके लिख लीजिए, क्योंकि फॉर फर्दर आप सभी को एग्जाम से पहले इससे कोई भी क्वेरी रहेगी तो उस क्वेरी में भी आपको हेल्प होगी। बाकी आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी कोई डाउट रहेगा तो डाउट भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे इसे अपनी अगली वीडियो में। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आप आगे की मास्टर्स की पढ़ाई वगैरह करोगे तो भी उस जगह पर हम आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे इसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।